अहमद, अहमद सिटी स्कूल। हाँ, कौन मुझे बताएगा कल क्या पढ़ा था? इनके माइक ऑन करो। माइक आपके ऑन है, अनम्यूट है, शाबाश। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है? जी कहें, बेटा नाम क्या है? अदिया, अदनिया। क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, कोई और बता सकता है? हाँ, शाबाश। शाबाश बेटा, सुभान। ठीक है, स्कूल सुभान बेटा बोलें। आपकी टीचर आ रही है लेकिन मुझे आप पता होना चाहिए जी। जैन या जैन, जिसने हैंड रेस किया, शाबाश। माइक अनम्यूट करें। Climate is long term, while temperature is short term. वेदर इज शॉर्ट टर्म and climate is long term. Can you tell me what's the climate of your city? What sort of climate you have? किस सिटी से बिलोंग करते हो? शाबाश। अच्छा, लाहौर का वेदर आज कैसा है? नॉर्मल क्या होता है? गर्म नहीं है तो आप कमरे के अंदर, इस वजह से। हाँ, वेदर, वेदर में क्या क्या चीजें आती है, किन किन चीजों में को वेदर के साथ कनेक्ट करते हो? आज क्लाउडी है तो क्लाउडी वेदर के साथ कनेक्ट होता है। आज सनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं? कोई बता सकता है? शाबाश। क्लाउडी, सनी, रेनी, ये वेदर के साथ है। और क्लाइमेट के साथ कौन सी अल्फाज होते हैं? क्लाइमेट के साथ कुछ वर्ड्स कनेक्ट होते हैं कि नहीं? समर, विंटर, और क्या क्या? क्लाइमेट इज द एटमॉस्फेयर एंड वेदर इज चेंजिंग टेम्परेचर इन स्पेसिफिक। क्या सिर्फ चेंजिंग टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर वो कहते हैं, वेदर कहते हैं? क्या सिर्फ चेंजिंग टेम्परेचर को कहते हैं? शाबाश। हाँ, आप लोगों ने यहां फैक्टर पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट, किसी रीजन के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक फैक्टर कोई मुझे जल्दी से बताए। शाबाश जहरा। हाँ, कौन सा फैक्टर? कराची ज्यादा गर्म होता है या लाहौर, एंड व्हाई? इनको तो क्लाइमेट और वेदर का फर्क समझ नहीं आ रही। ये तो नहीं है ना, इसको समझ आ रही? ये पकड़ो। जो लेटिट्यूड्स हैं ये आपके क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं, राइट? इसके अलावा एक और मैंने आपको सेकंड चीज क्या बताई थी जो कि क्लाइमेट को इंपैक्ट करती है? पाकिस्तान में जो कोस्टल एरिया है साउथ की तरफ, उसका क्या नाम है जो सी हमें टच करता है? अरेबियन सी। वेरी गुड। उसकी वजह से कराची के टेम्परेचर में फर्क आता है, बाकी मुल्क से मुख्तलिफ है ना वो टेम्परेचर। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि अगर कोई जगह समंदर से या सी से करीब है तो उसको हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर पानी का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, मुझसे कल एक बच्चा था यहाँ क्लास में, उसने एक क्वेश्चन पूछा। एक मिनट बस। तो इसी तरीके से एक और चीज मैंने आपको क्या बताई थी, अगर मैं इसी प्रेजेंटेशन पे आगे चलूं। अच्छा, हमने प्रॉक्सिमिटी ऑफ वाटर बॉडी पढ़ी थी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये देखें, ये अरेबियन सी है कराची के पास, और यहां सेम तकरीबन लैटिट्यूड पे अहमदाबाद है। लैटिट्यूड दोनों के सेम है। अब हम चीजों को सेम करते जाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि अहमदाबाद के पास भी वाटर बॉडी है, फिर उसका टेम्परेचर ज्यादा क्यों है या कम क्यों है,
तो वो कोई डिफरेंट चीज हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा, क्योंकि हम लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनका लैटिट्यूड बिल्कुल सेम है। एक के पास वाटर बॉडी है, दूसरे के पास नहीं है। दूसरा रीजन जिसके पास वाटर बॉडी नहीं है, इसको हम इनलैंड रीजन कहते हैं। इनलैंड का मतलब होता है कि इसके आसपास चारों तरफ क्या चीज है जी। ऑनलाइन भी माइक म्यूट करके अनम्यूट करके बताएं ना, इसके पास क्या चीज है, यानी कि चारों तरफ इसके जमीन है और शहर मौजूद है इसके इर्द गिर्द। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ जो समंदर है ये क्या करता है कि जब इसके ऊपर सन रेज पड़ती रहती है तो ये बहुत जल्दी से गर्म नहीं होता, ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है, बट स्टिल इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता, जिसकी वजह से ठंडी हवा जब शहर कराची को पहुंचती है तो गर्मियों में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता। जबकि अहमदाबाद का टेम्परेचर देखें कितना है, 45 डिग्रीज का टेम्परेचर गर्मियों में एवरेज 45 डिग्रीज हो जाता है और इसका 35 है, तो हम ये कह सकते हैं ये मॉडरेट टेम्परेचर है। और इसी तरीके से सर्दियों में पानी आहिस्ता आहिस्ता वो जो हीट उसने जितनी भी गर्मियों में एब्जॉर्ब की होती है उसको स्लोली रिलीज करता है, जिसकी वजह से अगेन गर्म हवाएं जो हैं वो कराची की तरफ चलती हैं और उसके टेम्परेचर में कोई खातिर खा फर्क नहीं आता। कराची सर्दियों में भी गर्म ही रहता है, ठीक है। वेयर एज अहमदाबाद के टेम्परेचर में बहुत फर्क आ जाता है। अहमदाबाद का टेम्परेचर राउंड अबाउट कितना हो जाता है, 10 to 15 डिग्रीज हो जाता है इन विंटर्स। तो जो इलाके पानी के करीब होते हैं वहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होती। ये देखें कि क्लाइमेट के ऊपर कितना ज्यादा फर्क पड़ गया। अब लाहौर को मैंने आपको बताया था कि लाहौर का लैटिट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा है कराची से, 31, और इसका कितना है 24, बट स्टिल आप टेम्परेचर में फर्क देखें, इसका 40 है और इसका 35 है। ऐसा क्यों है? लाहौर का तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना, बट नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज एन इनलैंड एरिया, ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत गर्म हो जाता है और सर्दियों में भी टेम्परेचर उतना ही कम हो जाता है। कराची गर्म ही रहता है, लाहौर में आपको पता है ठीक ठाक सर्दी हो जाती है। होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना, ऐसा टेम्परेचर समटाइम्स मैंने खुद देखा हुआ है मोबाइल फोन में, जो आपकी एप्लीकेशन होती है, 4 डिग्रीज, बिटवीन 4 and 10 के दरमियान में आपका टेम्परेचर रहता है सर्दियों में। तो ये इम्पैक्ट है कि सिर्फ लैटिट्यूड्स, इक्वेटर से करीबी या दूरी आपके क्लाइमेट को इम्पैक्ट नहीं करती, अगर कोई बड़ी वाटर बॉडी पास है तो वो भी इम्पैक्ट करती है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जरा ऑनलाइन वर्ल्ड मैप खोलिएगा पहले, मैं इतने में जरा आगे चलती हूँ। सेकंड, हमने जो थर्ड चीज हमने पढ़ी थी वो थी एलिवेशन अबव द सी लेवल। वर्ल्ड मैप खोल दीजिएगा एक ऑनलाइन, उससे मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगी। तो हमने पाकिस्तान की एग्जांपल पढ़ी है ना, इसी से मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगी। आज एलिवेशन अबव द सी लेवल, बच्चे आप मुझे बताओगे एलिवेशन अबव द सी लेवल क्या है? ऊंचाई पर एलिवेशन का मतलब है कितने ऊंचे आप हैं। अब मुझसे यहाँ कल एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि टीचर कराची जो कश्मीर है, क्या उसका लैटिट्यूड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो सारा साल ठंडा रहता है और वहां बर्फ भी पड़ती है सर्दियों में, क्या वजह है? तो आपको क्या लगता है कि वहां क्या वजह है? आप बताओ मुझे, कश्मीर इतना ठंडा क्यों है? सोचे कश्मीर ठंडा क्यों है, कौन बताएगा? ऑनलाइन बता दें। Why कश्मीर इज कोल्ड? मिस, कश्मीर बहुत ऊंची पहाड़ियों पर रहता है। कश्मीर ऊंची पहाड़ियों पे रहता है, आपको पता है? कश्मीर पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और कश्मीर का जो एलिवेशन है वो काफी ज्यादा है। और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप 1000 मीटर क्लाइंब करते हैं पहाड़ पे तो टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। 1000 मीटर ट्रेवल करने के बाद 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे चला जाता है। अगर ग्राउंड पे, बेस पे पहाड़ी की टेम्परेचर 20 डिग्री था तो आप उसमें से 1000 मीटर ऊपर जाने के बाद 6.5 माइनस कर लें, तो इस तरीके से टेम्परेचर ठंडा ठंडा होता चला जाता है। वरना अगर आप पंजाब में लाहौर से मुल्तान जाएं और जितना मर्जी ट्रेवल कर लें, क्या टेम्परेचर ठंडा होगा? नहीं होगा। लेकिन ऐसे जब ट्रेवल करेंगे तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन। अब हमने 3 चीजें पढ़ ली। एक हमने क्या पढ़ा? लैटिट्यूड्स। दूसरा हमने पढ़ा वाटर बॉडीज। तीसरा हमने क्या पढ़ा? एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन क्या कहते हैं? ऊंचाई को, हाइट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिवेशन। और उसको हम हमेशा सी लेवल से नापते हैं। सी लेवल 0 होता है
और उधर से फिर हम पैमाइश करते हैं किसी भी पहाड़ की, ठीक है, जैसे K2 की या माउंट एवरेस्ट, अगर वो 8,100 कुछ मीटर के ऊपर मौजूद है, तो वो क्यों इस तरह मौजूद है, क्योंकि फीट के ऊपर मौजूद है, क्योंकि उसको हमने 0 सी लेवल से नापा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी, ये वर्ल्ड मैप है, ये वाटर बॉडी की मैं आपको एग्जांपल दूंगी। पानी जो है, पानी के पास होने से आपका टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है। मैं आपको यहाँ नॉर्वे की एग्जांपल दूंगी, ये आपको नॉर्वे नजर आ रहा है, थोड़ा सा जूम करेंगे, हो सकता है ये जूम, हाँ जी ठीक है, ये नॉर्वे है, बस 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 इतना ज्यादा नहीं, बस ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ, मूव नहीं होगा इधर, अब ये माउस दीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करें, बस थोड़ा सा और बस। अच्छा, ये नॉर्वे है, आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, ये कौन सी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है, जरा इसका नाम बताएं। आर्कटिक सर्कल, मैंने आप लोगों को बताया था ना कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, ये आर्कटिक सर्कल है। और आप देख सकते हैं कि नॉर्वे के अंदर से आर्कटिक सर्कल गुजर रहा है, और यहाँ जो ये येलो कलर का बड़ा सा रीजन है, ये क्या है, ये रशिया है। तकरीबन दोनों सेम लैटिट्यूड्स पे मौजूद हैं। अब मैं आपको इनका टेम्परेचर दिखाऊंगी कि इनमें टेम्परेचर वेरिएशन कितनी ज्यादा है। रशिया मोस्टली क्या है, रशिया मोस्टली क्या है कि ये इनलैंड एरिया है, इसके मोस्टली इलाके जो हैं उनको कोई कोस्टल रीजन जो है वो टच नहीं करता, ठीक है। अब जरा मुझे दिखाइएगा, चले यहां मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी टेम्परेचर डिफरेंस इनका। ये नॉर्वे हो गया, ठीक है, और ये जो येलो कलर का रीजन है, इसको मैं अगर जूम आउट करूं, ये देखिए ये रशिया है, ठीक है। रशिया में हम ये देखिए ये इसी के अंदर से ये गुजर रहा है। हम यहाँ साइबेरिया का टेम्परेचर नोट करेंगे क्योंकि ये टोटली इनलैंड है, इसके इर्द गिर्द कोई पानी का रीजन आपको नजर नहीं आ रहा। वेयरएज नॉर्वे के पास बहुत बड़ा नॉर्वेजियन सी मौजूद है, ठीक है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी, मेरा ख्याल है 3rd बिगेस्ट कोस्ट लाइन है दुनिया में इसकी। अब यहां हम जल्दी से क्या करेंगे, हम इनके टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्वे इन विंटर कर लें या इन जुलाई करें, एक मंथ बताएं, गर्मियों में करें या सर्दियों में। गर्मियों में कर लेते हैं, चले जुलाई कर लेते हैं, ठीक है। 13 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया नॉर्वे का टेम्परेचर, ठीक है। अब हम करते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया कहां पर है भला, रशिया में मौजूद है, ठीक है। ये हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, इसका +19 है, इसको मजीद हम देख लेते हैं, ओके। विद द एनुअल टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्रीज एंड एवरेज, अच्छा -5 होता है गर्मियों में इसका टेम्परेचर, साइबेरिया का, बर्फ रहती है यहां सारा साल। अब ऐसा क्यों है, अगेन हम यहां जाएंगे, क्योंकि ये जो नॉर्वेजियन सी है, यहां क्या होता है कि ये जो जगह है इक्वेटर के करीब, यहां से हमारे पास गर्म पानी जो है वो ट्रांसफर होता है ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ, जिसकी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहां गर्म पानी जब आता है तो वो क्या करते हैं, वो उन इलाकों को जो उसके आसपास है उनको गर्म रखते हैं। इसके बरक्स अगर आप साइबेरिया को देखें तो साइबेरिया में कितना ज्यादा ठंडा इलाका है, ठीक है। और इसी तरीके से हम साइबेरिया में जरा सम विंटर्स में देखते हैं ना टेम्परेचर, -15 -30 तक चला जाता है, राइट। अब इसी तरीके से हम यहां नॉर्वे का देखते हैं, -7, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। ऑल्दो नॉर्वे भी ठंडा इलाका है, लेकिन क्यों उधर वहां पर जो ठंड है वो बरक्स कम है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है। तो पानी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है किसी भी जगह के करीब होने से। जो इनलैंड एरियाज है वहां टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ओके। अब हम बाकी जो हमारे रह गए हैं, हमारे 3 और भी क्लाइमेट्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पावर पॉइंट की तरफ हम वापस जाएंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन हो? मेरा ख्याल है ये बात तो सबको यहां तक समझ में आ गई। ये मैंने अभी आपको कल वाला टॉपिक रिवाइज करवाया है, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने इवनिंग में कहा था कि टीचर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट था? आप तो अच्छी बच्ची हो ना। अच्छा जी, अब आज हमने जो 3 चीजें पढ़नी है वो क्या है? माउंटेन बैरियर्स, यानी कि अगर कोई जगह जो है उसके आसपास पहाड़ मौजूद हैं तो वो एक बैरियर का काम करते हैं। जो चीजें पहाड़ों के ऊपर मौजूद होंगी, जाहिर है वो तो एलिवेशन की वजह से ठंडी हो जाएंगी, लेकिन जिन जगहों पे, यानी कि जो जगह नीचे हैं पहाड़ों से, वो एक तरह से पहाड़ उनके लिए एक बैरियर का, एक रुकावट का काम करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो ये नमी भी लेकर आती है, ठंडी हवा भी लेकर आती है, गर्म हवा भी लेकर आती है। ठीक है, तो इस वजह से हवा भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट डालती है। और लास्ट चीज है ओशन करंट्स। अब मैंने आपको ओशन करंट की एग्जांपल दे दी है। ओशन करंट की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी कि नीचे से अटलांटिक ओशन से गर्म करंट्स जा रहे थे ऊपर नॉर्वे के पास, ठीक है, नॉर्वेजियन सी के पास, जिसकी वजह से ये गर्म करंट्स वहां के इलाकों को गर्म रख रहे थे। इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम विंड डायरेक्शन देख लेते हैं। अब विंड डायरेक्शन क्या है? इसका बहुत बड़ा हाथ है क्लाइमेट को बनाने में। ओवरऑल हमारे जितने भी क्लाइमेट है, डेली की बेसिस पे आपका वेदर भी जो चेंज होता है, उसमें विंड की बहुत बड़ी जो है उसका हाथ है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, किस स्पीड में चल रही है। आप ये देखें, दिन भर हवा चलती है, लेकिन एकदम से आंधी आ जाए, अगर तेज हवा आ जाए, तो उससे क्या होता है? मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। होता है ना, दिन को गर्मी होती है, बेशक गर्म हवा, लू चल रही होती है, लेकिन वो आपको गर्म, उससे गर्माहट महसूस होती है। लेकिन जैसे ही आंधी चलती है, तो हवा जब तेजी से चलती है, तो उससे क्या होता है? वो ठंडी भी हो जाती है और आपका मौसम भी कदरे ठंडा हो जाता है। तो मैं आपको दरअसल क्या बताना चाह रही हूं कि हवा जो है इसका बहुत बड़ा हाथ है क्लाइमेट को बनाने का। So it affects the long-term patterns of the temperature, rainfall and other climate characteristics. हवा के चलने से बारिशें भी बरसती हैं, बादलों को हवा उड़ा कर ले जाती है। ठीक है, अब क्या होगा? वो किसी ठंडी जगह से जब गुजरेंगे तो उनमें मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे होकर पानी में तब्दील हो जाएंगे। जब वो पानी में तब्दील हो जाएंगे तो वो बारिश बन के बरसेंगे। तो हवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, इसके अलावा ये टेम्परेचर को ठंडा गर्म भी कर सकती हैं। और फॉर एग्जाम्पल इन विंटर, winds from the colder region like Siberia blowing towards Pakistan bring cold air, significantly lower the temperatures. इसी तरीके से जो हवा, ठंडी हवा किसी ठंडे इलाके से होकर आती है, तो वो क्या करती है कि वो आपके पूरे रीजन को ठंडा कर देती है। इसकी एग्जाम्पल यहां पर है, यहां साइबेरिया है। मैंने भी आपको वर्ल्ड मैप पे भी साइबेरिया दिखाया था ना, ये रशियन इलाका है। और मैंने आपको बताया कि ये सर्दियों में -30 यहां पर हो जाता है, यानी कि 0 पे बर्फ जम जाती है, ये -30 में है। यहां से क्या होता है? यहां से हवाएं जो हैं, ये ब्लू एरोज आप देख रहे हैं, इनके पर मैं रेड लाइन लगा रही हूं, ये यहां जब नीचे की तरफ आते हैं तो आप ये देखें कि ये इस तरफ चलती है। किस तरफ चल रही है? ये नॉर्थ से अब साउथ की तरफ, इक्वेटर की तरफ चल रही है। यहां चलने की वजह से क्या होगा कि जब ये पाकिस्तान में एंटर होती हैं तो पाकिस्तान का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा सर्दियों में ड्रॉप हो जाता है। दे ब्लो अराउंड फेब्रुअरी, और फेब्रुअरी में आपने देखा होगा कि काफी विंडी हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर और ठंड एक दफा से वापस आ जाती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो हवाओं का रुख होता है, ठंडी हवाओं का रुख, ये पाकिस्तान की तरफ हो जाता है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि ये जो साइबेरियन विंड्स हैं, ये अगर यहां पर माउंटेन बैरियर्स ना होते तो पाकिस्तान जम जाता, पाकिस्तान वुड हैव बीन फ्रोजन। इसी तरीके से एक और चीज मैं आपको बताती हूं, सिमिलरली विंड डायरेक्शंस फ्रॉम डिटरमिन्स द सोर्स ऑफ द मॉइस्चर। ये मॉइस्चर के सोर्स को भी डिटरमिन करती है। कैसे? जैसे यहां अगर आप देखें कि हवाएं जो समंदर से चलेंगी लैंड की तरफ, तो ये क्या लेकर जाएंगी अपने साथ? ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बहुत सारा मॉइस्चर समंदर से ट्रैप किया हुआ होता है, जो एवेपोरेशन होती है वो इनके अंदर शामिल होती है। और यही हवाएं जब जमीन की तरफ चलती हैं तो ये नमी लेकर जाती हैं। इसी तरह से अगर लैंड से हवा समंदर की तरफ चलेगी तो लैंड पे क्या कंडीशन होगी? मॉइस्चर वाली कंडीशन होगी या ड्राई कंडीशन होगी? लैंड से हवा चल रही है
ओशन की तरफ। तो अब लैंड पे क्या कंडीशन होगी? ड्राई कंडीशन होगी, ठीक है, क्योंकि लैंड के ऊपर कोई पानी तो मौजूद नहीं है, और भी जो हवा वहां मौजूद है वो वहां से ट्रेवल करके समंदर की तरफ जा रही है। अब हवा जो है वो किस तरह से चलती है, ये आप लोगों को पता है? नहीं पता? चले पहले आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि हवा कैसे चलती है। ये खोलिएगा जरा, ये लिंक खोलिएगा आगे जो है। आज बस हम यहीं तक रहेंगे। ये खोलिएगा, मैं आपको एक 3D सिमुलेशन से समझाती हूँ, और आज हम विंड डायरेक्शंस की तरफ ही रहेंगे और हम इसको यहीं पर सम अप करेंगे। कल के लेक्चर में हम फिर दूसरे जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हवा जो है ये अभी नहीं चल रही। हवा क्यों चलती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है ये किसी भी बच्चे को नहीं पता कि हवा चलती क्यों है। ये मैं आपको बताती हूँ कि हवा किस डायरेक्शन में चलती है और क्यों चलती है हवा, और ये विंड कैसे बन जाती है। इसका एक पूरा फिनोमिनन होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो रेड एरोज हैं ये आपको क्या शो कर रहे हैं? ये आपको गर्म हवाएं शो कर रहे हैं, ठीक है, गर्म हवा शो कर रहे हैं आपको। गर्म हवा कहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है? इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नीचे पोल से जो हवा है साउथ में, वो इक्वेटर की तरफ आ रही है। ये इक्वेटर से नीचे की हवा देखें ना, ये जो पर्पल कलर के लाइंस हैं, ये आप देखें ये इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, और जो इक्वेटर के गर्म इलाकों की हवा है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये पोल्स की तरफ जा रही है, ठीक है। अब जनवरी में आप देखिएगा ये ऑपोजिट हो जाएगी, हो गई ऑपोजिट। अब नॉर्थ से हवा इक्वेटर की तरफ आ रही है और इक्वेटर से हवा जो है वो साउथ की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनवरी में कैसा मौसम होता है? ठंडा मौसम होता है, लेकिन ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के नीचे जनवरी में गर्मियां होती हैं। ऑस्ट्रेलिया, जब आपके यहाँ शदीद सर्दियां होती हैं जनवरी में, ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सख्त गर्मियां होती हैं उस वक्त। सीजन ऐसे चेंज होते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में सीजन्स चेंज होते हैं, ऑपोजिट होते हैं हमेशा। इसी तरीके से जून में जब आपके यहाँ शदीद गर्मी है, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में शदीद सर्दियां होती हैं, विंटर मॉनसून, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। यहाँ पर उस वक्त समर मॉनसून हो रही है, तो हवाओं का बहुत बड़ा किरदार होता है, ठीक है। अब हवाएं किस तरीके से चलती हैं, एक दफा एक एम्प्टी पावर पॉइंट खोलिएगा, मैं वापस यहाँ पर आऊंगी। एम्प्टी, इसको क्लिक करना है, बस इसको ओपन कर। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हवा ब्लो कैसे करती है, ठीक है। ये आपकी जमीन है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि सूरज की जो रोशनी है वो पड़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसकी वजह से जमीन जो है वो गर्म होती जा रही है, जमीन गर्म होती जा रही है, ठीक है। इस वक्त यहाँ समर है, मैं इधर की बात कर रही हूँ अभी फिलहाल। यहाँ जमीन गर्म होती जा रही है। जब जमीन गर्म होगी तो हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि वो जब आपकी जमीन की सतह जो गर्म हुई है उससे टकराएगी तो वो भी गर्म हो जाएगी, हवा भी गर्म हो जाएगी। जब हवा गर्म होगी तो वो हल्की हो जाती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। यहाँ जगह खाली हो गई है, अब इसकी जगह किसी ने तो लेनी है, खाली नहीं छूटेगी। तो जो ऊपर से ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ आएगी और वो इसकी जगह ले लेगी, फिर ये दोबारा गर्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर चलेगी, फिर यहां से ठंडी हवा नीचे आएगी, तो एक सर्कल बन गया ना। ये विंड ब्लो हो रही है आपकी, विंड इसी तरीके से ब्लो होती है। ये जो रात को आंधी अक्सर आपके यहाँ आती है वो क्यों आती है आपको पता है? कि सुबह के टाइम में जो जमीन इतनी गर्म हुई होती है उसकी वजह से बहुत सारी हवा ऊपर उठी होती है, और उसकी वजह से बहुत सारी हवा नीचे आके उसकी जगह लेती है, और ये एक साइकिल चलता है जिसकी वजह से बहुत तेज हवा चलती है और वो डस्ट स्टॉर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ठीक है। ये मैंने आपको रीजनल विंड्स के बारे में बताया। इसके अलावा पूरी दुनिया में भी हवाएं हैं।
ये पूरी दुनिया की हवाएं जो हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, ये हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वरना क्या होगा, ये जो इक्वेटर के इलाके हैं ये तो तबाह हो जाएंगे, इतने शदीद गर्म हो जाएंगे, और यहाँ जो इलाके हैं ये इतने ज्यादा ठंडे हो जाएंगे कि ये जम जाएंगे। तो क्या होता है कि यहां से तो अब होता क्या है कि यहां से गर्म हवा जो है ये उठती है गर्मियों में ऊपर किसकी तरफ, पोल्स की तरफ, ताकि वो गर्माहट जो है वो पोल्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पोल्स से जो है हवा वो नीचे की तरफ सिंक होती है। आपको मैंने दिखाया था ना कि साउथ से हवा चल रही थी क्योंकि यहां विंटर्स हैं, तो यहां से ठंडी हवा जो है वो चलेगी किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ। जब यहां समर है तो यहां क्या है, यहां विंटर है, तो गर्मियों में इक्वेटर से हवा चलती है पोल्स की तरफ और सर्दियों में हवा पोल्स की जानिब से चलती है इक्वेटर की जानिब। तो ये एक बैलेंस हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है, और इसी तरह से तमाम हवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। आपको मैंने दिखाया ना कि सर्दियों में साइबेरिया से हवा कहाँ आ रही थी, नीचे की तरफ, इसीलिए वो पाकिस्तान में भी एंटर होकर पाकिस्तान को ठंडा कर रही थी। वो नीचे की तरफ ब्लो हो रही थी क्योंकि साइबेरिया तकरीबन पोल के पास मौजूद है और पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है कहीं पर, तो वो इक्वेटर की तरफ बेसिकली हवा जाती है और उससे क्या होता है कि ये इलाके काफी ज्यादा, नीचे के इलाके ठंडे हो जाते हैं मजीद। तो इस तरीके से, और इसी तरह से समर्स में हवा इक्वेटर की तरफ से चलती है ऊपर पोल्स की जानिब। तो यही जो विंड पैटर्न्स हैं, आपके लिए इतना समझना काफी है कि ये जो विंड पैटर्न्स हैं ये मौसम को गर्म और सर्द जो है वो रखते हैं। कल हम इसके ऊपर डिटेल से एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी देखेंगे। आज भी मैं आपको वीडियो जो है वो शेयर करूंगी ताकि आप लोग उसको वॉच कर सकें। सिर्फ आपने क्या पढ़ना है, मैं आपको ये चंक निकाल के भेज दूंगी, विंड, ठीक है, दैट विंड ऑल्सो can change the climate of any region, right? I will see you tomorrow. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.